हाय गाइस, टुडेज टॉपिक इज सेल वॉल। सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे हम अपना लेक्चर आज। तो एकदम आउटर मोस्ट लेयर प्लांट सेल में एकदम आउटर मोस्ट लेयर सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। जैसे अगर मैं यहाँ इस डायग्राम से देखे तो ये पूरा सेल है, इसको काटा हुआ है और छोटे से पार्ट को जूम करा हुआ है। ओके, दिस लेयर, ये वाली जो लेयर है ऊपर वाली, ये है हमारी सेल। और ये जो लेयर देखने को मिल रही है ये वाली लेयर, ओके, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट सेल में ही देखने को मिलती है। ओके, इस लेयर की कुछ खास बात है। ये लेयर पहली बात तो नॉन लिविंग, नॉन, इसमें जो ये सेल वॉल है, ये नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल है। ठीक है, ये लिविंग नहीं। ओके, दूसरी चीज दूसरी चीज एकदम आउटर मोस्ट लेयर है अबव सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाली लेयर हम इसको कह सकते हैं। ओके, एंड इट इज रिजिड। रिजिड रिजिड होता है कड़क, एकदम कड़क जो होता है दैट इज रिजिड। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, इसका मतलब इस वाली लेयर की बात करें, ये जो सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है काफी थिन और डेलिकेट। डेलिकेट मतलब बड़ा नाजुक। जबकि जो सेल वॉल है ये काफी रिजिड होता है, काफी कड़क होता है। ओके, उसके बाद दिस इज फुल्ली परमिएबल। फुल्ली परमिएबल, इफ आई टॉक अबाउट फुल्ली परमिएबल, परमिएबल मतलब परमिट करना, सब्सटेंस इन एंड आउट जाएंगे, बट कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई सिलेक्टेड सब्सटेंस नहीं है, तो कोई भी सब्सटेंस अंदर या बाहर इसके थ्रू आया जा सकता है। ओके, नॉन लिविंग पार्ट है, ये सारी बातें हमारे पास यहाँ थी। ओके, नेक्स्ट, अब काम क्या है, काम क्या, व्हाट इज द फंक्शन। अगर हम फंक्शन की बात करें इसके, तो ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ टू द, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ प्लांट सेल में ही क्यों होते हैं, वाई नॉट इन एनिमल सेल, जस्ट बिकॉज अब प्लांट को, जैसे ये पेड़ है, यहाँ पे ये पेड़ है, ठीक है, इसको किसी भी कंडीशन में रहना पड़ेगा, है ना, कैसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, ये अपनी जगह पर है, ये मूव नहीं कर सकता, है ना। तो इट हैज गॉट सम स्पेशल पावर्स। व्हाट आर दो स्पेशल पावर्स, सेल वॉल एक बाहर लेयर दे रखी है जिससे जिससे इस प्लांट को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल रही है। ओके, तो हम स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं और प्रोटेक्शन भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट डज सेल वॉल डू, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट। क्लियर है ये बातें। ओके, नेक्स्ट, और एक और काम है इसका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, याद है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा होता है और सेल में वाटर का कंसेंट्रेशन कम होता है। जब वाटर का कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा होगा तो वो क्या क्या मूव करेगा, सेल के थ्रू मूव, सेल के अंदर मूव करेगा, और सेल के अंदर मूव करेगा तो ये फूलेगा, है ना, स्वेल होगा। तो अब स्वेल होने से, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बैलून, हम बैलून में जितनी ज्यादा हवा भरेंगे वो फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो सिमिलरली इस सेल का भी डर रहता है फटने का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, क्योंकि उसकी वो स्वेल होता जाता है, होता जाता है। तो सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल बाहर वाली लेयर है, उसको प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, सेल को, किससे, बर्स्ट होने से, फटने से, किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो व्हाट डज सेल वॉल डू, it protects it protects this cell, protects the cell in hypotonic solution, protect the cell from bursting in hypotonic solution, in hypotonic solution। क्लियर है ये बातें, तो ये हमारी बात हुई सेल वॉल। ओके, एक छोटी सी जानकारी और दे दूं आपको सेल वॉल में, जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हमारे।
दैट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंशिएशन, दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या है। तो सेल वॉल अभी अभी हमने देखा इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। सेल वॉल इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल, वेयर सेल मेम्ब्रेन इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल। हमने देखा सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, कुछ ही चीजों को अलाउ करता है ये to go in and out of the cell, whereas cell wall allows all the particles or all the substances to go in and out of the cell, that is fully permeable. Cell membrane काफी थिन, पतला, नाजुक और फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल जो इजीली हम जिसको मोड़ सकते हैं, जबकि सेल वॉल जो होता है काफी रिजिड होता है, कड़क, ठीक है, कड़क हो गया, दैट मींस इट इज नॉट डेलिकेट, डेलिकेट मतलब नाजुक, और कड़क है तो कोई चीज फ्लेक्सिबल कैसे हो सकती है। एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, अभी अभी लास्ट में हमने देखा, जबकि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड, प्रोटीन्स एंड लिपिड। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे, दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस की थोड़ी सी बातें करेंगे। न्यूक्लियस, अगर ये आप सेल का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, अगर ये आप सेल का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, तो एक कटेड सेल का स्ट्रक्चर है ये, जिसमें ये पिंक वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है और पर्पल टाइप पोर्शन जो दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। ये जो पर्पल टाइप पोर्शन है ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इंडिकेशन भी लगा पा रहे होगे कि न्यूक्लियस जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल, ना सिर्फ सेंटर ऑफ द सेल बल्कि इसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि जैसे हमारे दिमाग, हमारे बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है दैट इज ब्रेन, तो वैसे ही एक सेल का जो कंट्रोल सेंटर है दैट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इसमें क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल मतलब ये बीच में है, एंड वन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। देखेंगे कैसे फंक्शंस है, हम आगे जब इसके पार्ट्स देखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर के भी पार्ट्स, हालांकि आप देख पा रहे होगे, ये देखो न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ है दिख रहा है, आगे देखेंगे पार्ट्स, उसमें हम इनके फंक्शंस भी। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लियस, सेल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लियस सेल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज यूकैरियोटिक एंड अदर इज प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब समझना, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, ये सेल बनाया मैंने, उसके अंदर बनाया न्यूक्लियस, ठीक है, उसके अंदर मैंने न्यूक्लियस, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं। ओके, दिस रेड वन इज न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के बाहर एक व्हाइट कलर की लेयर दिख रही होगी आपको, देखो ये व्हाइट, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के बाहर एक लेयर थी, सेल के बाहर एक लेयर थी विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस के बाहर एक लेयर होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिसमें क्लियरली हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विजिबल हो, या मैं कहूं वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हम आइडेंटिफाई कर सकते, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, न्यूक्लियस होता है उसमें जरूर होता है न्यूक्लियस, पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम देख नहीं सकते, वी कांट आइडेंटिफाई, कोई ऐसा होता ही नहीं है, नो डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मतलब लगभग लगभग सारे ऑर्गेनेलिज होंगे इसमें, तो हम ये लिख सकते हैं इस सेल में लगभग लगभग सारे सेल ऑर्गेनेलिज, सारे सेल ऑर्गेनेलिज मतलब लगभग सेल के सभी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसमें सारे सेल्स, सारे ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होते।
रीजन बाउंडेड बाई, अच्छा अब जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये किससे बना हुआ है, क्या होता है इसमें, डीएनए एंड प्रोटीन। किससे बना हुआ है ये, डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल से मैंने आपको बताया कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता ही नहीं, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह, या मैं कहूँ एक तरीके से बाउंड्री पर उसके कुछ एसिड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहां से, न्यूक्लियस का एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, इस रीजन को, इस रीजन को, उसके अंदर जो एसिड है उसको तो कहेंगे न्यूक्लिक एसिड, और इस रीजन को कहेंगे न्यूक्लियोइड, NuClEoid, न्यूक्लियोइड। क्लियर। एग्जांपल देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं काफी सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, काफी सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, बहुत सिंपल। जबकि यूकैरियोटिक जो होता है, मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है। ओके, तो दैट्स द पॉइंट। यहाँ हमने बात करी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं हमारे टॉपिक पर, दैट इज अब न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट्स। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी थोड़ा बहुत हमने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, एंड लास्ट इज क्रोमैटिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रोमैटिन। तो एक एक करके जिक्र करेंगे सभी के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ये देख पा रहे होगे, ऑरेंज वाली लेयर, दिस इज व्हाट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये ऑरेंज वाली लेयर हमारे पास यहाँ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, और कैसी होती है ये, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। यहाँ देखो, अगर आप ध्यान से इसको देखो, ध्यान से इसको देखो, तो ये कोई सिंगल लेयर नहीं है, अंदर एक और लेयर है, ठीक है। ये देखो, एक लेयर ये और एक ये, देखो डबल लेयर्ड, इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। ओके, ये एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, और इसमें देखो छोटे छोटे पोर्स देखने को मिल रहे हैं आपको, छेद, छोटे छोटे छेद, ये देखो, ये देखो, ठीक है, नोटिस किया आपने, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये छोटे छोटे पोर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद। क्या काम आते होंगे छेद, भाई छेद से कोई सब्सटेंस अंदर या बाहर जाने में हेल्प करता है ये। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स हमें देखने को मिलता है। ओके, और न्यूक्लियर पोर्स क्या काम करते हैं, न्यूक्लियर पोर्स क्या काम आते हैं, हेल्प सब्सटेंसेस, हेल्प सब्सटेंसेस टू गो इन एंड आउट ऑफ द सेल, टू गो इन एंड आउट ऑफ, इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। सब्सटेंस को सेल से, सॉरी नॉट सेल, न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पोर्स है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर या बाहर जा पाएगा सब्सटेंस, है ना, कोई सेल के अंदर या बाहर से, तो वो तो हमारे पास कौन सा था, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आ जाए। क्लियर है। यहाँ बात करी हमने न्यूक्लियर पोर्स। ओके, तो यहाँ हमने कंप्लीट किया न्यूक्लियर पोर्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट चलते हैं हम, ओके जस्ट, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। अगर एक मैं आपको एक और डायग्राम दिखाऊं, तो ये देखिए, ये कुछ ऊपर से व्यू है एक न्यूक्लियस का, जिसमें ऊपर वाला पोर्शन काटा हुआ है, जैसे हम बॉल को काट देते हैं ना, सिमिलरली उस तरीके से काटा हुआ। यहाँ आपको न्यूक्लियर पोर्स देखने को मिल रहे होंगे, है ना, ये देखा आपने न्यूक्लियर पोर्स। ओके, यहाँ न्यूक्लियर पोर्स देखा, और बाकी ऑर्गेनलिज पढ़ेंगे तो आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या कैसा। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होते हैं,
देखो सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और वो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस लिया गया, ये ध्यान रखना, ठीक है, सिर्फ एक पूरा का पूरा ये सिर्फ न्यूक्लियस है। कभी तुम सोच रहे हो ये पूरा सेल और ये न्यूक्लियस है ना, ये पूरा का पूरा ही न्यूक्लियस है। ओके, अब ये देखो, ये वाला जो येलो वाला लिक्विड दिख रहा है आपको, येलो वाला लिक्विड, दिस इज ये वाला, जिसको मैं पिंक से हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो लिक्विड है, ये वाला जो लिक्विड है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियो, किंडर जॉय, किंडर जॉय, ठीक है, किंडर जॉय के अंदर बॉल्स निकलती है, बॉल्स एक लिक्विड से में होता है वो, है ना, सेमी लिक्विड कह सकते हैं, ठीक है, कुछ इसी तरीके से किंडर जॉय की तरह हमारा न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक बॉल्स देखने को मिलती है, ये रही बॉल, इस बॉल के बारे में पढ़ेंगे क्या है ये बॉल, और जो लिक्विड होता है आसपास, ठीक है, चाहे वो चॉकलेट वाला हो या मिल्की बार वाला जो भी है, ठीक है, जो लिक्विड होता है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ही जितने भी ऑर्गेनेलिज है, देखो ये बीच में कुछ एक बॉल सा दिख रहा है, ये भी किसमें है, न्यूक्लियोप्लाज्म में है, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनेलिज, जितने भी ऑर्गेनेलिज न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो किसमें होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ फ्लूइड, इज अ फ्लूइड, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस लिख लेते हैं ना, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और ऑल द ऑर्गेनेलिज ऑफ द न्यूक्लियस, ऑल द ऑर्गेनेलिज, न्यूक्लियस के जितने भी ऑर्गेनेलिज है वो कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑल द ऑर्गेनेलिज ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन, प्रेजेंट लिख सकते हैं या एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब उसके अंदर दबा होना, जैसे ये है प्रेजेंट इन न्यूक्लियो, तो जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर वाले फ्लूइड को क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर, ओके, अब हम बात करते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, इट इज न्यूक्लियोलस, 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 सुना हुआ है ना, न्यूक्लियोलस, तो व्हाट इज न्यूक्लियोलस, तो ये देखो, अभी मैंने आपको एक बॉल का जिक्र किया था, एक बॉल देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये वाला, ये वाली, ये वाली, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड न्यूक्लियोलस, ठीक है, और अगर ये देखें स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये पूरा न्यूक्लियस है, इसके बीच में ये बॉल देखने को मिला, दैट इज न्यूक्लियोलस, और अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें ये देखने को मिला, ये रहा, ये रहा, दिस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है, तो मैंने आपको तीन फिगर्स दिखाई, तीनों में आपको बताया कि कौन सा न्यूक्लियोलस होता है। अब जानेंगे कि है क्या चीज, व्हाट इज, कहाँ काम आता है, किस लिए है ये, जो भी है अभी देखो। ओके, तो न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में एम्बेडेड है, एम्बेडेड मतलब उसके अंदर फंसा हुआ है। ओके, और यहाँ तो हमने एक देखा, जैसे यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, बट जरूरी नहीं है कि हर सेल में एक ही न्यूक्लियोलस हो, ठीक है, एक या एक से ज्यादा भी न्यूक्लियोलस पाया जा सकता है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं। ओके, अब होता क्या है इसमें न्यूक्लियोलस में, किससे मिलके बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड आरएनए, ठीक है, न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोटीन्स और आरएनए होता है। क्लियर है ये बात, हाँ, आरएनए आगे पढ़ेंगे क्या होता है, एक्चुअली इट्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये बना किससे होता है, प्रोटीन और आरएनए से मिलके बना होता है, ये चीज हमें ध्यान रखना। अब काम क्या है, न्यूक्लियोलस का काम क्या है, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से करेंगे, एक ऑर्गेनेली होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं राइबोसोम्स, नाम सुना सुना लग रहा होगा, राइबोसोम, राइबोसोम। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें, इस वाले स्ट्रक्चर की, इसमें ये देखो रेड डॉट्स देखने को मिल रहे होंगे आपको, रेड डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक,
तो ये हमारे राइबोसोम्स है, ये वाले जो डॉट्स है दीस आर राइबोसोम, ये हमारे राइबोसोम। तो न्यूक्लियोलस क्या करता है, इन्हीं राइबोसोम्स को बनाता है। समझ आई बात, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। न्यूक्लियोलस फॉर्म्स राइबोसोम्स, या मैं कहूँ सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब भी बनाना, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम्स को बनाता है। ओके, so here's the work of न्यूक्लियोलस। पर एक छोटी सी बात और, न्यूक्लियोल सॉरी राइबोसोम्स जो है वो कोई इसका ऑर्गेनेली नहीं है ना, इसका ऑर्गेनेली नहीं है, क्या मतलब, मतलब राइबोसोम्स बनता जरूर यहाँ पर है, पर ये यहाँ पर रहता नहीं है ना। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है बनता फैक्ट्री में ही है, पर क्या वो फैक्ट्री में रहता है, नहीं, वो फैक्ट्री में नहीं रहता, ठीक है, वो लोकल होलसेलर्स रिटेलर्स के पास जाता है वो सेल होने, है ना। तो सिमिलरली राइबोसोम्स बनता न्यूक्लियोलस में है, पर वो रहता न्यूक्लियोलस में नहीं है, तो कहाँ रहते हैं, अब बात करते हैं। तो जो राइबोसोम्स है ये न्यूक्लियोलस से, या मैं कहूँ पूरे न्यूक्लियस से ही बाहर चला जाता है। कैसे बाहर चला जाता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स, है ना, न्यूक्लियर फोर्स जो कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के या न्यूक्लियस के सरफेस पे होता है। तो इन्हीं पोर्स के थ्रू ये राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ओके, तो न्यूक्लियोलस का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये राइबोसोम्स को बनाता है। ओके, तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ ये बात कि राइबोसोम्स, राइबोसोम्स एक्चुअल में जो है ये साइटोप्लाज्म का ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और यहाँ से बाहर कैसे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ओके, राइबोसोम्स ट्रेवल आउटसाइड द न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ, या विद द हेल्प ऑफ की जगह हम थ्रू भी लिख सकते हैं, थ्रू न्यूक्लियर फोर्स, थ्रू न्यूक्लियर, ठीक है। तो ये हमारे बात हुई राइबोसोम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारा क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल। हाँ, छोटा भीम भीम दिख गया होगा, है ना, क्रोमैटिन मटेरियल। अब बात करेंगे क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल कुछ थ्रेड लाइक, कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म में, ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर देखो, ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर ये अभी अभी हम देख के आए हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, और बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म। तो क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म में जो लिक्विड है, लिक्विड इसमें इसमें पाया जाता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा, धागे जैसा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको, है ना, धागे जैसा स्ट्रक्चर। दीज आर क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन थ्रेड। ओके, तो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हम इसमें लिख सकते हैं, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन या प्रेजेंट इन इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, अब थोड़ी और बात करेंगे इसकी। अब क्रोमैटिन मटेरियल, ये देखा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर क्या होता है, ठीक है, तीन चीजें होती है, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। वन इज डीएनए, डीएनए फुल फॉर्म देखेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वन इज आरएनए, 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 आरएनए सिंपल राइबो न्यूक्लिक एसिड,
राइबोन्यूक्लिक एंड द लास्ट इज प्रोटीन। लास्ट क्या है? प्रोटीन। ओके, या मैं कहूँ न्यूक्लियर प्रोटीन, ज्यादा बेटर रहेगा। आई वुड राइट न्यूक्लियर प्रोटीन। हाँ, डीएनए का तो हम आगे काम देखेंगे क्या है क्या नहीं। आरएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन का काम अभी देख। आरएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन कहाँ काम आता है ये? ठीक है, जैसे कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत, सिमिलरली एक पर्टिकुलर सेल को भी एनर्जी की जरूरत होगी, बहुत सारे फंक्शंस करता है ये, है ना। जैसे अभी अभी हमने देखा ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बना रहे हैं, तो बना रहे तो एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। तो आरएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन ये क्या करते हैं? ये एनर्जी देते हैं, ये प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। जैसे कि ये हमारा छोटा भीम जो है, छोटा भीम को लड्डू से एनर्जी मिलती है ना। तो सिमिलरली हमारे सेल को आरएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन से एनर्जी मिलती, ठीक है। तो ये सेम कंसेप्ट है, छोटा भीम को लड्डू से एनर्जी मिली, वैसे ही हमारे सेल को आरएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन से एनर्जी मिली। हाँ, ये एनर्जी जो है, ये जो एनर्जी इसको मिली, ये बनती कहीं और है, बनती कहीं और है, बट मिली किन चीजों से? मिली किन चीजों से? आरएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन, ठीक है। तो अब बात करें क्रोमोसोम, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, आरएनए एंड न्यूक्लियर प्रोटीन एक्ट्स एज न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स ऑफ सेल या टू सेल, ओके, एक्ट्स एज न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सेल, क्लियर। अब 8th क्लास में हमने एक छोटा सा टॉपिक किया था, दैट इज क्रोमोसोम्स, बट यहाँ हमने क्रोमेटिन मटेरियल पढ़ा। अब बहुत एक कॉमन डाउट रहता है कि क्या क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन मटेरियल एक ही होते हैं? नहीं, एक नहीं होता, ठीक है, एक नहीं होता। कैसे एक नहीं होता? लेट्स, एक सेल है, वो डिवाइड होता है, डिवाइड मतलब एक से दो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो छोड़ो, जाइगोट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट होता है, सिंगल सेल। अब वो सिंगल सेल डिवाइड हो होके हमारी पूरी बॉडी बन जाती है उससे, है कि नहीं? इसका मतलब एक सिंगल सेल दो में डिवाइड हुआ, फिर ये दो और दो में डिवाइड हुआ, फिर ये और दो में डिवाइड हुआ, ऐसे चल चल के एक सेल बहुत सारे डिवीजन कर, ऐसा ही होता है। तो अब इसमें कंसेप्ट समझो, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है ना, एक टाइम आता है कि भाई आपकी हाइट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, मतलब उसके बाद आप और नहीं बढ़ रहे, नहीं बढ़ रहे मतलब आपके सेल्स जो है वो और डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो यहां भी क्या हो रहा है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तब तो वो रहता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, या मैं कहूं क्रोमेटिन मटेरियल। फिर सुनना, जब सेल्स डिवाइड नहीं हो रहा होता तब वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल रहता है, और जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो होके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड की तरह एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। समझ आई बात? जब सेल को डिवाइड होना होता है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसी चीजें हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो होके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्लियर? तो दैट्स द पॉइंट। या हम लिख सकते हैं इसको, व्हेन सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग, व्हेन cells are not dividing, when cells are not dividing, we can see chromatin material, या we see chromatin material, तब हमें chromatin material देखने को मिलता है। जब सेल रेस्ट पर होते हैं हमें chromatin material
देखने को मिलता है। बट पर जब when, मैं लिख लेता हूँ, बट when cell divides, when cell divides, this thread like structure, this thread like structure come together, एक साथ आ जाते हैं, come together, come together and forms rod like structure, rod like, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये इकट्ठे आकर रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं कुछ इस तरीके से, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। व्हाट वी कॉल इट, क्रोमोसोम। ठीक है, स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट, इतना समझ आ गया क्रोमोसोम्स के बारे में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक क्रोमेटिन मटेरियल होता है, काफी पतले पतले और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। और इसके अंदर क्या क्या होता है, डीएनए, आरएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन। आरएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन एज अ न्यूट्रिएंट काम करता है सेल के लिए, जिससे एनर्जी मिलती है सेल को। ओके, और जब सेल को डिवाइड होना होता है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इकट्ठे आ जाते हैं और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एंड उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। अब बात ये, अब ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स, ठीक है, इसमें दो चीजें पाई जाती है, एक तो डीएनए और एक न्यूक्लियर प्रोटीन, और एक न्यूक्लियर, डीएनए और एक न्यूक्लियर प्रोटीन। अब बात करेंगे डीएनए की, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए के अंदर होता है जीन्स, क्या होते हैं, जीन्स। ठीक है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। अब ये जो जीन्स है, ये जो जीन्स है, ये इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करते हैं। इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब, एक ये साइड में आपको डायग्राम देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, ये फादर और सन है, बाप बेटा। ओके, तो जैसा इसका सन दिख रहा है, या मैं कहूं जैसे इसका फादर दिख रहा है वैसे इसका सन दिख रहा है ना, जैसा बाप वैसा बेटा, कुछ इस तरीके का कंसेप्ट है यहाँ पे। तो जैसा ये दिख रहा है ये भी सेम कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि दे आर बोथ सन एंड फादर, या फादर एंड सन। तो हुआ कैसे, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मैं कहूँ इसके फेस का टेक्सचर, ठीक है, इसके जैसे इसके नाक थे, आंख थे, होठ थे, जो भी थे, ठीक है, जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो किस में आ गई है, इस बच्चे में आ गई है। तो कैसे आई इस बच्चे में, क्योंकि जब क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हुई, है ना, अब क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, ठीक है, अब जीन्स का काम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करना, ठीक है, या मैं कहूं कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस, कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करना, ठीक है। हाँ, इनहेरिटेंस का मतलब बताता हूँ, जैसे कि इसके फादर, जो ये बंदा है, इसका फादर की शक्ल भी इससे मैच करती होगी, आईज नोज सब कुछ उसके फादर की भी मैच करती होगी। तो सिमिलरली जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रही है उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, और वो किस वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रही है, जीन्स की वजह से। ओके, तो समझ आई बात। ये पूरा जो है ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड यहाँ पर न्यूक्लियस का जो कंसेप्ट है वो खत्म। ओके,